अस्सलामुअलैकुम। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का फ़र्क पता है? इंपोर्टर कितना भी बड़ा इंपोर्टर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क का लाडला बच्चा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने मुल्क में कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है। कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी होती है, लेकिन असल में उसके बदले में जो चीज़ बाहर भेज रहा होता है ना, उसे डॉलर देते हैं। ठीक है, ये घर का सोना बेच के खाना लाने वाली बात है। किसी भी मुल्क में बड़ी मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हो, किसी भी मुल्क का एक्सपोर्टर जो होता है ना, वो अपने मुल्क का लाडला बच्चा होता है। लाडला बच्चा क्या होता है? उसकी हर बात मानी जाती है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको बताना पड़ता है कि मैं लाडला हूँ। बहुत सारी जगहों पर एक्सपोर्टर को फेवर मिलती है। चाइनीज़ इतना आगे क्यों है? वहाँ घर घर में कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है। मैं फर्स्ट टाइम 2013 में जब चाइना गया था, मैंने ईवू में डरबे जितने घरों में, यानी जैसे अपने कोरंगी के अंदर 3 रूम के घर बने हुए होते हैं नयाबाद में, ओल्ड सिटी एरिया में, या ऊपर की कच्ची आबादियों में जिस तरह के छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं ना, बस छोटे छोटे 3 रूम के घरों में, 2 रूम के घरों में, 4 रूम के घरों में जो है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी। थैली बनाने का कारखाना लगा हुआ है, टिशू काटने का कारखाना बना हुआ है, पेपर पैकिंग का कारखाना बना हुआ है, पैकेजिंग इंडस्ट्री लगी हुई है। ये सारे वो हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये ओवरहेड पे काम करते हैं। इनसे लोग सामान ख़रीद के एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप लोगों की वहाँ तक कभी भी पहुँच नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना। अब ये उस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो मतलब जो है ना, एसएमई को और कॉटन इंडस्ट्री को जो है वो उन्होंने बूम दी है, उन्होंने फेवर दी है। बांग्लादेश गारमेंट्स का अचानक से जो है ना, 2010, 11, 12, 13 के बाद गारमेंट्स में बांग्लादेश का नाम अचानक उठना शुरू हो गया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि बांग्लादेश में मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, सब घर में लगे हुए हैं। इनको सिर्फ एक ही काम आता था, कपड़े सिए जाओ, कपड़े सिए जाओ, कपड़े सिए जाओ। ये बाहर से अपना टेक्सटाइल इंपोर्ट करते थे, फैब्रिक इंपोर्ट करते थे, और ये गारमेंट बना बना कर एक्सपोर्ट करते थे। इनकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, वो बहुत सस्ती है। अच्छा, फ्यूचर क्या देखते हो? फ्यूचर ये है कि देखो, दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना से इंपोर्ट करने को, इवन बहुत सारे कंट्रीज़ इंपोर्ट्स को कट ऑफ कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट को हमेशा प्रमोट किया जाता है। यहाँ कुछ हालात हैं, मामला हैं ऐसे जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक्सपोर्ट आज भी प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेहनत के बदले में बाहर से डॉलर लेकर आते हो, डॉलर, ये डॉलर लेकर आते हो, और जेन्युइन डॉलर लेकर आते हो। गवर्नमेंट बोलती है ये सबसे अच्छा बच्चा है, क्योंकि ये तो डॉलर लेकर आ रही है, कमाओ पूते हमारे घर का। ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ हैं। पाकिस्तान एक टाइम पे एक्सपोर्टर हुआ करता था, आज भी हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्सपोर्टर हैं। आज भी हमारे यहाँ से फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से टर्की जाते हैं फूड, हमारे यहाँ से यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से फ्रोज़न फूड, ये जो रेडीमेड पराठे हैं ना डॉन के, इसकी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान से अफ्रीका में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, कन्फेक्शनरी एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। रेडीमेड गारमेंट्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में हमारे पाकिस्तान का कॉटन माना जाता है। आज भी लेवाइस की पैंटें, H&M की पैंटें, पुल एंड बेयर की पैंटें, और कितनी सारी ब्रांड की पैंटें हैं जो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होती है और वहाँ पर बिकती हैं 50-50 और 100-100 डॉलर में। ये पाकिस्तान में ही बनती है। वहीं से स्टॉक लॉट की टर्म निकली है, मैं वहीं से पैसे वाला बना हूँ। ठीक है, अल्लाह ने मुझे ऐसे लोग मिलाए, ऐसे रास्तों पे चलाया कि मैं घूमता फिरता पहुंच गया। क्योंकि मेरे टाइम में ये जो ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी ना, व्हाट्सएप तो था ही नहीं, तो मुझे हर चीज़ ढूंढने के लिए फैक्ट्रियों में घुसना पड़ता था। तो मैं चौकीदारों से भी सलाम दुआ करता था, और परचेज़रों से भी, और मैनेजर से भी, तो मतलब सबसे मेल मुलाकात रही ना। तो ये अल्लाह ने रास्ते बनाए। खैर, आप लोग भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा बात वही है, घर से निकलना है, धूप में जलना है, पोजीशन है तो कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता गया कि हमारी इंडस्ट्री गिरती गई और हमारा ट्रेडर जो है ना, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता गया। अब हर चीज़ इंपोर्टेड। आज इंपोर्टेड के टर्म मालूम है क्या हो गई है? मार्केट में दो चीज़ें पड़ी हुई हैं एक जैसी, तो लोगों का सवाल मालूम है क्या? इंपोर्टेड है कि चाइना है? यानी हम चाइना को इंपोर्टेड कंसीडर ही नहीं करते, हम चाइना को आज भी कचरा माल कंसीडर करते हैं। हालांकि आईफोन चाइना में बनता है, ठीक है, सैमसंग चाइना में बनता है,
सॉरी सैमसंग कोरिया में बनता है, सॉरी आईफोन चाइना में बनता है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चाइना से बनकर दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं। आप पीछे देखोगे ना, अब प्रोडक्ट बाय फला फला मेड इन चाइना, ठीक है। लेनोवो की बहुत बड़ी फैक्ट्री मैंने देखी है वुहान के अंदर। कहने का मकसद क्या है, उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को इतना बूम दिया, इतना बूम दिया। अच्छा, गारमेंट्स के अंदर आज भी टर्की दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। टर्की का गारमेंट्स और कन्फेक्शनरी में टर्की बहुत आगे है। आधे से ज़्यादा अफ्रीका को टर्की का बिस्किट और चॉकलेट जाता है, मैंने देखा है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इतने बड़े लेक्चर का 5 मिनट के लेक्चर का मकसद क्या था? मकसद ये था कि देखो एक प्लेटफॉर्म है एटसी के ऊपर तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एटसी भी एक लिमिट के साथ काम करता है ना। मैंने आप लोगों से जिक्र किया अपनी पिछली पोस्ट में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, और सिर्फ 2 घंटे में मुझे इतना इंटरेस्ट मिला कि अब मैंने जो है वीडियो बनाई, जो मैं सुबह इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे जहन में कुछ प्लान्स हैं कि एक तरीक़ेकार ये होता है कि हम बाहर से कुछ चीज़ें रेडीमेड मंगाते हैं, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है जो अप्रॉक्सीमेटली असेसमेंट के ऊपर 65 to 80% लग जाती है। यानी 100 रुपये की चीज़ है, 65 से 80 रुपये उसके ऊपर ड्यूटी कस्टम लग जाता है। गवर्नमेंट इस चीज़ की सज़ा देती है हमें कि आप जो है हमारी लेबर को काट रहे हो, यानी हमारी लेबर को बेरोज़गार कर रहे हो। इसका दूसरा ऑप्शन है, आप चाइना से अनअसेंबल 4 चीज़ें मंगाओ। आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो होने लगी है, अपना प्रमोट किया जा रहा है कि अब लूज़ मंगवाओ। पहले गाड़ियाँ भी हम पूरी इंपोर्ट करते थे, आजकल ये असेंबलिंग होने लगी है, बाइकें यहाँ पर असेंबल हो रही हैं। इसके अलावा 36 चीज़ें जो यहाँ असेंबल हो रही हैं, उससे और कुछ नहीं होता। आप सब कुछ बाहर से मंगवाते हो, लेकिन होता क्या है, यहाँ की लेबर को काम मिलता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, CPEC का आपके बहुत कम लोगों को पता होगा। असल में चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, यानी 100 रुपये की चीज़ चाइना में भी है, चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में भी है। आप कितने चाइनीज़ ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आकर असेंबलिंग यूनिट लगाना शुरू कर दिया, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरे जहन में सिर्फ ये आइडिया है, आप लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो। ये एक रॉ आइडिया है, मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई भी हैं जिसको मैं यहाँ बनाने के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अगर कोई बहुत मेहनती बंदा ऐसा मिलता है ना जो बोलता है कि भाई मैं दिन रात काली करने को तैयार हूँ और मैं जान मारने को तैयार हूँ, तो भाई फिर मैं यहाँ पीछे बैठा हुआ हूँ और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और धक्के खिलाने को भी तैयार हूँ और साथ भी देने को तैयार हूँ, ठीक है। अब मैं जिस जगह बैठा हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पर अल्लाह का शुक्र है बैठा हुआ हूँ ना, और थोड़ा सा मैं भी सुस्त हो गया हूँ, हड़ाराम हो गया हूँ। सीधी सी बात है भाई, एक स्टेज पर आकर आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं घर से नहीं निकलता। मुझे ज़रूरत होती है मैं घर से निकलता हूँ, मुझे 4 पैसे नज़र आते हैं भाई, मैं झक मारने पाकिस्तान के कोने तक चला जाता हूँ और गाड़ी चला के चला जाता हूँ। मैं बस में धक्के खा लेता हूँ, जहाज़ में घूमना फ़र्ज़ नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है, अब कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोग अगर चाहो तो होमवर्क कर सकते हो इसके ऊपर, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना अपने पास इंपोर्ट करता है, प्रोसेस करता है, री एक्सपोर्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। काजू इंडिया में काजू दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर इंडोनेशिया, अपना इंडिया है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया आता है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। इंडिया में काजू पूरी दुनिया का 0.5% भी नहीं होता, कैसे फिर वो एक्सपोर्ट करता है? आधे से ज़्यादा अफ्रीका का काजू जहाज़ के जहाज़ भर के इंडिया आता है, प्रोसेस होता है, री एक्सपोर्ट होता है। वहाँ की गवर्नमेंट उनको देती है स्पेस काम करने का, री एक्सपोर्ट का। पाकिस्तान में है, बहुत कम लोगों को पता है। आप लोग इन आइडियाज़ के ऊपर एक्सप्लोर करो, थोड़ी सी होमवर्क करो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जब तक ज़िंदा हूँ भाई साथ देता रहूँगा, बात करता रहूँगा, जवाब देता रहूँगा। आप लोग इस पॉइंट के ऊपर सोचो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाइना इंपोर्ट करके, प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए आप लोगों को हेल्प करेगा विकीपीडिया, गूगल पापा और अदर वेबसाइट्स। इसके अलावा मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। कुछ पॉइंट्स लेकर आना, मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलोगे ना कि यार आप ही कुछ बोल दो, तो भाई सारे काम अगर मैंने करने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे पास फिर ऐसी टीम भी बैठी हुई है जो ये पूरे काम एग्जीक्यूट भी कर सकती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इन्वेस्टर भी बैठे हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी कर सकते हैं। मुझे तो सुपरविजन ही करना है, मैं आप लोगों के साथ फ्री में सुपरविजन भी करने को तैयार हूँ। अदरवाइज सुपरविजन के मुझे पैसे भी मिल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग एक दिन लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप इसको री एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ हैं,
लेकिन यार देखो, मैं यहाँ बैठकर सिर्फ आइडिया शेयर करता रहूँ ना, तो आप लोग भी बस वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, जिए शाह खली वाली। अगर वाकई को इंटरेस्टेड है ना बंदा, जिस तरह मेरे कमेंट्स में 11, 12, 15 लोगों ने जवाब दिया, अगर आप में से वाकई कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है ना, तो भाई इसके ऊपर फिर थोड़ा होमवर्क भी करके दो मुझे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट साथ देने को तैयार हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे मैं वो यूज़ करूँगा। आप जहाँ जहाँ फंसोगे मैं जहाँ तक हेल्प कर सकूँगा करूँगा। मैं अपने फोरम से अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ जो है आप लोगों को थ्रू भी कराऊँगा। मेहनत आपने करनी है। बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया, क्या कहते, बीज मैंने दे दिया, पानी डाल के पौधा निकालो। दरख्त बनाने तक मैं साथ खड़ा रहूँ, लेकिन पौधा निकाल के दिखाओ। मुझे ये मत बताओ कि यार फलां जगह बीज मिलता है, मुझे पता है कहाँ क्या होता है। मैं 17 साल से बाज़ारों में रोडों पे धक्के खा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप में से कोई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बच्चे निकल कर बाहर आओ, जो ज़िंदगी में आगे बढ़कर बोल सको कि यार मिला था एक आदमी जिसने गाइडलाइन की और मैं निकल पड़ा। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग मिलाए थे जिन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे चलना नहीं सिखाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हौसला दिया, मुझे सहारा दिया। चला मैं खुद हूँ, आप लोग भी चलोगे खुद। जो चलने का शौक़ रखता है, जो भागने का शौक़ रखता है, भाई मैं खड़ा हूँ। कुछ आइडियाज़ मेरे जहन में हैं, उन इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर करूँगा जो वाकई काम करने में इंटेंडेड हैं। और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, ये सोच कर कि भाई कम से कम 2 से 5 साल के प्रोजेक्ट हैं। शुरू में ऐसा होगा मेरी तरह भाई जेब से पेट्रोल के पैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी कुर्सी पर बैठकर लेक्चर झाड़ रहे होगे मेरी तरह। अस्सलाम वालेकुम।